हेलो दोस्तों, आप सबका इस वीकली करंट अफेयर सीरीज़ में स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वाला जो वीडियो हम लोग लेकर आए थे, लास्ट वीक का करंट अफेयर जो हमने पढ़ा था, उस पर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा था। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग ऐसे ही वीकली करंट अफेयर देखते रहेंगे और आई होप कि आपका रिस्पांस भी वैसा ही बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीक में हम लोग साइंस टेक के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर से। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में जितनी भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ आई है साइंस एंड टेक वाली, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, उन टॉपिक्स पर हम लोगों ने एमसीक्यूज़ बनाए हैं और उन्हीं एमसीक्यूज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो दोस्तों, अब ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं उस टॉपिक पर निकाले जो डेली न्यूज़पेपर में आते हैं और वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करता हूँ। तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है दोस्तों, वो है प्रफुल्ल के _ साइंस एंड टेक। मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मैं रोज़ इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं साइंस टेक के कॉन्टेक्स्ट में, उनकी लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ। उस लिंक के साथ ही मैं उस आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है या जो हमें एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उन टॉपिक्स को नीचे कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ। तो आप अगर पूरा आर्टिकल पढ़ो तो भाई बेटर है, अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो नीचे जो कॉपी पेस्ट वाला सेक्शन है उसे तो भी आप पढ़ लीजिए। और उसके साथ ही दोस्तों, उसी टॉपिक्स को उठाकर मैंने PYQs बनाए हैं। तो अगर आपने मेरा करंट अफेयर चैनल जो है प्रफुल्ल के _ साइंस एंड टेक, इसको ज्वाइन करके आप अगर डेली उन टॉपिक्स को पढ़ा होगा, आर्टिकल्स को पढ़ा होगा या जो मेन पॉइंटर्स थे उनको पढ़ा होगा, तो आप आज के सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। अब वो जो टॉपिक्स हमने वहाँ पे पेस्ट किए थे, उसके अलावा उसका जो भी बेसिक साइंस से कनेक्शन बनता है, जनरल साइंस के जो भी टॉपिक उससे कनेक्टेड है, उन टॉपिक्स पर भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आए हैं। इसका मतलब इस सीरीज से आपको जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक हो जाएंगे और साइंस टेक के भी हो जाएंगे। तो ये आपको प्रीलिम में बहुत ही यूज़फुल होगा। प्रीलिम में आप साइंस टेक भी पढ़ोगे यहाँ से और कुछ बेसिक जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी उस टॉपिक से रिलेटेड आप पढ़ोगे। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को हम अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसे आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रोप्लास्टिक इज करेक्ट। माइक्रोप्लास्टिक के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है, चलिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स आर स्मॉलर दैन 10 मिलीमीटर। वो 10 मिलीमीटर से छोटे कण होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स आर ओनली फाउंड इन ओशन वाटर। सिर्फ समुद्र के पानी में मिलते हैं, महासागरीय जल में पाए जाते हैं। उसके बाद माइक्रोप्लास्टिक्स आर जनरली स्मॉलर दैन 5 मिलीमीटर्स। माइक्रोप्लास्टिक्स जो है ये सामान्यतः 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा, माइक्रोप्लास्टिक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। तो दोस्तों, फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, पहले माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में समझ लेते हैं। अब हमें पता है कि प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब उसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। अगर वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो भाई वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। पर दोस्तों, प्लास्टिक जो है वो छोटे छोटे कणों में, टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो है, इन्हें हम लोग बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक। और ये माइक्रोप्लास्टिक आज की डेट में बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न्स है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, क्योंकि ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे खाने में आ गए हैं। हम लोग जो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं या सी फिश एनिमल्स जो भी खाते हैं, उनके थ्रू ये हमारी बॉडी में आ रहे हैं और हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक की जो डेफिनेशन है उसका आंसर है ऑप्शन सी। हम दोस्तों माइक्रोप्लास्टिक उन्हें बोलते हैं, माइक्रोप्लास्टिक उन्हें बोलते हैं जिनका साइज जो होता है वो 5 मिलीमीटर से कम होता है। तो 5 मिलीमीटर से जो छोटे होते हैं उन्हें हम लोग माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। अब चलिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड और एक दो क्वेश्चंस है माइक्रोप्लास्टिक वाले। अब माइक्रोप्लास्टिक पर आर्टिकल आया था तो उस टॉपिक से रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आए। तो दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक एक्सपोजर। इनमें से माइक्रोप्लास्टिक का स्रोत कौन सा हो सकता है?
जिसके वजह से माइक्रोप्लास्टिक्स जो है हमारी बॉडी में जाता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों ब्रीदिंग एयर, श्वास लेना, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने से, ईटिंग फूड, खाना खाने से, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों मोड से माइक्रोप्लास्टिक जो है हमारे खाने में जा सकते हैं। यानी माइक्रोप्लास्टिक जो है पानी में भी मिल जाते हैं, खाने में भी आते हैं, आप सी फूड खाते हो उनके थ्रू भी आते हैं, और आप जो एयर ब्रीथ कर रहे हो एकदम 5 मिलीमीटर के वो है, वो आपके बॉडी में जा सकते हैं। ये था दोस्तों माइक्रोप्लास्टिक का सेकंड क्वेश्चन। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। अब इस टॉपिक पर अगर आपको कभी क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर लिख पाओगे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्हाई आर माइक्रोप्लास्टिक्स आर कंसीडर्ड अ कंसर्न फॉर ह्यूमन हेल्थ। माइक्रोप्लास्टिक को मानव स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय क्यों माना जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड इजीली रिमूव्ड बाय द बॉडी। अब वो बायोडिग्रेडेबल है यानी जैव निम्नीकरण उनका हो सकता है और वह हमारी बॉडी से आसानी से चले जाते हैं। दूसरा, दे आर इनडाइजेस्टेबल एंड कैन एक्यूमुलेट इन वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन। वो अपचनीय है और वो हमारी बॉडी के विभिन्न अंगों में जमा हो जाते हैं जैसे कि मस्तिष्क। तीसरा, दे आर ओनली फाउंड इन आउटडोर एनवायरनमेंट। ये केवल बाहरी वातावरण में पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन, दे आर लार्ज इनफ टू बी फिल्टर्ड आउट बाय द बॉडीज नेचुरल डिफेंस। हमारी बॉडी की जो सुरक्षा है, प्राकृतिक सुरक्षा है, वो उसे फिल्टर काफ़ी आसानी से कर देती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हमारी बॉडी वो अपचनीय है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वो हमारी बॉडी एक्यूमुलेट कर लेती है। हमारी बॉडी में वो फैट्स में स्टोर हो जाते हैं और रिसेंटली उन्हें हमारे ह्यूमन ब्रेन में भी पाया गया है। उसके अलावा दोस्तों वो लंग्स में भी पाए जाते हैं, लिवर में भी पाए जाते हैं और हमारी बॉडी के जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें वो पाए जा रहे हैं, जिनके वजह से सामने आगे जाकर कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। और ये माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ हमारे ही बॉडी में नहीं पाए जा रहे हैं, तो जितने भी महासागरीय जीव जंतु जो है, प्राणी जो है, उनके बॉडी में भी ये पाया जा रहा है। तो अगर आप फिश खाते हो तो फिश के थ्रू भी आपके बॉडी में वो माइक्रोप्लास्टिक्स आ सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन और दूसरा वर्ड होता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मीनिंग होता है हमारे बॉडी में वो जमा होते हैं और बायो मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है कि भाई वो फूड चेन में ऊपर तक जा रहे हैं। यानी मछली की बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो गए, आपने मछली खा ली, आपकी बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो गए। ये हो गया आपका बायो मैग्निफिकेशन। अब चलिए दोस्तों, अब दोस्तों स्टडी आईक्यू जो है वो आपके लिए संकल्प 2 बैच लेकर आया है। और वो अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, पंजाब है, आसाम है, हरियाणा, एमपी, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट पीसीएस के लिए स्टडी आईक्यू संकल्प 2 बैच लेकर आया है। और ये जो बैच है दोस्तों, ये बैच 7 सितंबर से चालू हो रही है। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन ले लीजिए और स्टडी आईक्यू के जो प्लेटफॉर्म है इसका बेनिफिट ले लीजिए। यहाँ स्टडी आईक्यू में मैं आपको साइंस टेक पढ़ाता हूँ और जनरल साइंस भी पढ़ाता हूँ। तो ये दोनों सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़ सकते हो इस बैच में। और दोस्तों इसके साथ ही संकल्प 2 बैच में हम लोग क्या ऑफर करते हैं, तो भाई यहाँ पे 1000+ लाइव लेक्चर्स होते हैं दोस्तों। उसके साथ हर लेक्चर के बाद आपको क्रक्स प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी मटेरियल होता है जो प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ ही दोस्तों 1-on-1 मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाती है। यानी आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन कर दिया जाएगा जिसको आप कभी भी कॉल करके अपने डाउट क्वेश्चंस क्लियर करा सकते हो। उसके साथ ही दोस्तों हर क्लास के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो अवेलेबल कराई जाती है। आप वो पूरी वीडियो देखने के बाद, स्लाइड देखने के बाद, उसके ऊपर जो भी हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपको स्टडी आईक्यू अवेलेबल करा देगा। उसके साथ ही दोस्तों आपको डेली होमवर्क प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और स्पेशल टॉपिक्स जो है उस पर भी फोकस दिया जाएगा जो करंट अफेयर से आते हैं, जैसे कि इस सीरीज़ में भी हम लोग कुछ टॉपिक्स को डील कर रहे हैं। आपको यहाँ पे वीकली करंट अफेयर के सेशंस भी कराए जाएंगे बैच में। आप यूट्यूब चैनल पर भी अटेंड कर सकते हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होगा
और जनरल करंट अफेयर भी होगा। उसके साथ ही दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी और अनलिमिटेड आप इन रिकॉर्डेड क्लास का बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों आप इस बैच में जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए और एडमिशन लेते वक्त आप जो है वो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड है दोस्तों PSK लाइव। इस कोड को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको स्टडी IQ से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों कोड याद रखिएगा PSK लाइव। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, इस कोड को यूज़ कीजिए और फिर हम लोग आपके साथ मिलेंगे। स्पेशली मैं आपके साथ मिलना चाहूँगा। मैं आपको साइंस टेक और जनरल साइंस ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब इसी वीक में करंट अफेयर में एक नया टॉपिक आया था, वो था फायरफ्लाइज के ऊपर। और कि न्यू डिस्कवरी में पाया गया था कि फायरफ्लाइज जो है ये लाइट इमिट करती है, जिसको हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। कि भाई जो भी, जैसे आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे जो रात को ग्लो करते हैं, अब उनके पास लाइट सोर्स जो है, वो जो लाइट जो इमिट करते हैं वो लाइट वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो फायरफ्लाइज को भी आप याद रखोगे कि ये फ्लाइज जो है ये भी रात को लाइट इमिट करती है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू फायरफ्लाइज कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जुगनू जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करते हैं। अब पहला ऑप्शन है साउंड सिग्नल के थ्रू, ध्वनि संकेतों के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन है फ्लैशिंग लाइट सिग्नल्स, चमकती प्रकाश के संकेतों से। थ्रू केमिकल सिग्नल, रासायनिक संकेतों के माध्यम से। थ्रू वाइब्रेशन सिग्नल्स, कंपन जो संकेत है उनके माध्यम से। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर तो अभी आप जान ही गए होंगे, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था। और भाई जुगनू को आप सभी ने देखा है कि वो लाइट टिमटिमाते हैं, रात के अंधेरे में हमें वो दिखाई देते हैं। तो दोस्तों वो जो लाइट इमिट करते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी दो जुगनू जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बाय फ्लैशिंग लाइट सिग्नल्स। ये पहला क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको पता होगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लाइट इमिटेड बाय फायरफ्लाइज। जुगनू द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन एब्डोमेन। उनके पेट में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे ये लाइट निर्मित होती है। दूसरा ऑप्शन है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ विंग ड्यूरिंग फ्लाइट। उड़ान के दौरान पंखों में जो घर्षण होता है उससे वो लाइट इमिट होती है। तीसरा ऑप्शन है इट इज पावर्ड बाय सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे। ये सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है जिसे जुगनू जो है वो दिन में एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर रात को इमिट करता होगा। चौथा ऑप्शन है दोस्तों इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट एट डस्क। सांझ के समय में सूर्य के प्रकाश का ये परावर्तन होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, केमिकल रिएक्शन। जुगनू जो लाइट इमिट करता है रात को, जो वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, वो केमिकल रिएक्शन होती है जुगनू के पेट में, एब्डोमेन में। और इसी लाइट से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है खुद लाइट इमिट करने की, उसे हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यूज सिमिलर बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस जो होती है इसका मतलब क्या होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, बायोल्यूमिनेसेंस क्या है दोस्तों, तो बायोल्यूमिनेसेंस जो है ये एक केमिकल रिएक्शन है और इसके थ्रू बहुत सारे एनिमल्स जो है वो लाइट इमिट करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो है वो लाइट इमिट करते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन है बटरफ्लाइज, तितलियां। दूसरा है डीप सी फिश, गहरे समुद्र की मछली। तीसरा ऑप्शन है ईगल्स। चौथा ऑप्शन है फ्रॉग, मेंढक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गहरे समुद्र की मछलियां। उनमें भी बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो भी जुगनू की तरह लाइट इमिट करते हैं। और ये जो लाइट इमिट होती है उससे वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होती है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना एनिमल्स में,
कि वो लाइट इमिट कर पाते हैं। भाई प्लांट्स में भी होती है मैजिक मशरूम, वो भी रात को लाइट इमिट करते हैं, रात को वैसे चमकते हैं, तो इसे बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। चलिए फिर दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आया था, ये आर्टिकल आया था आयरन डिफिशियंसी के बारे में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि भाई इंडियन पॉपुलेशन जो है वो कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मिनरल मान लीजिए, वाइटामिन्स मान लीजिए, इनमें डिफिशिएट है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया था। अब इस टॉपिक पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता होगा जनरल साइंस में, बायोलॉजी में तो भाई एक पूरा चैप्टर ही आता है वाइटामिन्स, उनकी डिफिशियंसी, और जो भी मिनरल है आयरन, आयोडीन, उनसे कौन सी डिसीज़ होती है और उनके कौन से सॉल्यूशंस है, उस टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आयरन इज इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर। आयरन, लोह जो है, ये एकदम सूक्ष्म पोषक तत्व है जो मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों बोन हेल्थ, अस्थि स्वास्थ्य। उसके बाद है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए ज़रूरी है। तीसरा है नर्व फंक्शन, तंत्रिका कार्य। और फिर चौथा है दोस्तों विजन इंप्रूवमेंट, दृष्टि सुधार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आयरन जो होता है दोस्तों, तो हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होती है उनका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन, और उसके लिए आरबीसी में दोस्तों होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में दोस्तों पाया जाता है आयरन। तो इसको भी आप याद रखोगे, हीमोग्लोबिन होता है और जिसमें होता है दोस्तों आयरन, जो हमें ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी इन कैल्शियम प्राइमरीली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारे शरीर के कौन से हिस्से को नुकसान पहुंचाएगा, प्रभावित करेगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मसल्स, मांसपेशियां। दूसरा ऑप्शन है बोन्स एंड टीथ, हड्डियां और दांत। तीसरा ऑप्शन है आईज, आंखें। चौथा ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई पता होगा, आपने जनरल साइंस में इसको पढ़ा होगा। इसका आंसर है दोस्तों हड्डियां। कैल्शियम जो है ये हमारी बॉडी में जो बोन्स है, जो टीथ है, उन्हें मजबूत करने का काम करती है। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेम टॉपिक पर है कि भाई फोलेट आल्सो नोन एज विटामिन B9 पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर। दोस्तों यहाँ पे आपको एक केमिकल नाम मिल गया क्वेश्चन में ही कि भाई विटामिन बी का नाम क्या है। तो विटामिन B9 को दोस्तों बोला जाता है फोलेट। अब विटामिन B9 किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में? तो पहला ऑप्शन है विजन इन्हांसमेंट, दृष्टि के लिए। दूसरा रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड DNA सिंथेसिस, आरबीसी के निर्माण के लिए और DNA के निर्माण के लिए। उसके बाद इंप्रूविंग डाइजेशन, पाचन के सुधार के लिए। बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म, जो अपना चयापचय है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है भाई बी, ऑप्शन बी। विटामिन B9 जो है वो आरबीसी के प्रोडक्शन में, फॉर्मेशन में और उसके साथ ही DNA सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि DNA जो होता है ये प्रोटीन से बना होता है, ओके, और उसके 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ATGC। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनएडिक्वेट कंजम्पशन ऑफ आयरन कैन लीड टू। अगर आप आयरन को अपर्याप्त रूप से आपके खाने में उसका सेवन करते हैं तो भाई उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा ऑप्शन है एनीमिया। तीसरा ऑप्शन है रिकेट और चौथा ऑप्शन है हाइपरटेंशन। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको भी पता है, एनीमिया होता है। एनीमिया होता है आयरन डिफिशियंसी के वजह से एनीमिया। फिर रिकेट किसके वजह से होता है दोस्तों? रिकेट आपको पता होगा विटामिन डी के हिसाब से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम और विटामिन डी वाला ही आएगा, ओके। तो आयरन डिफिशियंसी से जो डिसीज होती है उसका नाम है एनीमिया।
अब एनीमिया के बारे में आपने करंट में बहुत पढ़ रहा होगा कि मोर देन 80% इंडियन वुमेन्स जो है वो एनीमिक है। इसका मतलब उनके बॉडी में आयरन की कमी है, मतलब आरबीसी की कमी है, जिसके वजह से ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता सेल्स तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक, जिसके वजह से वो हमेशा वीकनेस एक्सपीरियंस करती है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विथ इनएडिक्वेट कैल्शियम इंटेक्ट। अब कैल्शियम के सेवन में कमी के वजह से इनमें से कौन सी समस्या हो सकती है? तो पहला ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, तीसरा ऑप्शन है बेरी और चौथा ऑप्शन है स्कर्वी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा कि भाई स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। और बेरी जो है ये B1 की डिफिशियंसी से होता है, विटामिन बी। ऑस्टियोपोरोसिस किसके वजह से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस दोस्तों विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी के वजह से। अब कैल्शियम ही तो हमारी बॉडी में बोन्स और जो टूथ है उनको मजबूती देते हैं। तो अगर कैल्शियम का इंटेक्ट कम होगा तो आपके बोन जो है वो बहुत वीक हो जाएंगे, जो इजीली ब्रेक भी हो जाता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। चलिए अब इसी टॉपिक पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लॉजिक लगाइएगा, आप इसका आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकमेंडेड डाइटरी अप्रोच टू एड्रेस माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। जो सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी होती है उसको दूर करने के लिए क्या सजेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि आर्टिकल जो आया था कि भाई इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन जो है हमारी वो माइक्रोन्यूट्रिएंट में डिफिशियंस है, मतलब उनके खाने में जो है वो विटामिन, मिनरल्स और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है बहुत सारे, उनकी कमी पाई जाती है। अब उस कमी को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो भाई कैसे दूर करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी? तो पहला ऑप्शन है कंज्यूमिंग सप्लीमेंट। आप सप्लीमेंट्स लो, आप एडिशनल कोई मटेरियल, कैप्सूल या कोई च्यवनप्राश वगैरह खा के उसे दूर कर सकते हो। ऑप्शन बी, ईटिंग बैलेंस डाइट, संतुलित आहार खाना, मतलब आपके खाने में सभी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर, रफेजेस, ये सारे एकदम बैलेंस प्रोपोर्शन में आपने खाना चाहिए। तो आपके अंदर जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है वो खत्म हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अवॉइडिंग प्रोसेस्ड फूड। जो भी पैकेज वाला फूड हम लोग खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है ड्रिंकिंग मोर वाटर, अधिक पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है संतुलित आहार खाना चाहिए, जिसमें जो हमारा ट्रेडिशनल खाना जो है, जो हमारी एक ट्रेडिशनल खाने की थाली जो आती है जिसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हरी सब्जियां वगैरह होते हैं, दूध के प्रोडक्ट होते हैं, अंडे भी हो सकते हैं। तो संतुलित डाइट जो है अगर आप उसे रेगुलर खाओगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, और यही हमने प्रमोट करना है। अब इसी टॉपिक पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। अभी हमने देखा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को आप कैसे एड्रेस करोगे, तो बैलेंस डाइट खाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, कि ये जो बैलेंस डाइट आपने क्यों खाना चाहिए, या ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हमने क्यों दूर करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रिवेंटिंग क्रोनिक डिसीज, जो भी क्रोनिक डिसीजेस है, पुरानी बीमारियां जो है उन्हें रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है इंप्रूविंग कॉग्निटिव फंक्शन, हमारे जो मेंटल एबिलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है सपोर्टिंग हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमारी जो भी शारीरिक वृद्धि होती है और मानसिक वृद्धि होती है उसको बढ़ाने के लिए। चौथा ऑप्शन है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम लोग बैलेंस डाइट खाते हैं जिसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर है, तो भाई ये हमारे शारीरिक, मानसिक के साथ ही जो पुरानी डिसीज है उनसे फाइट बैक करने में
और नई डिसीज ना हो उसके लिए भी हमारी इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्गर बनाने में हेल्प करते हैं। यानी एकदम हेल्दी हेल्थ के लिए इनकी ज़रूरत है। अब दोस्तों इसी वीक ना करंट अफेयर में एक आर्टिकल आया था कि भाई एक कंट्री है जो वहाँ पे जो हाथी है उनको मार रही है। क्यों? तो उस कंट्री में बहुत सारा ड्रॉट आ गया है और जिसके वजह से वहाँ के लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उस कंट्री ने डिसाइड किया कि उस कंट्री में जितने भी बड़े एनिमल्स हैं, जिराफ है, एलिफेंट है, इनको हंट करेंगे और उनका जो मीट है उसे अपनी पॉपुलेशन को वो अवेलेबल करा देंगे ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि भाई विच कंट्री इज मेंशन एज प्रोवाइडिंग मीट फॉर इट्स पॉपुलेशन ड्यू टू सीवियर ड्रॉट। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे बहुत ही गंभीर सूखा आया है जिसके वजह से वो कंट्री जो है अपनी आबादी को मांस प्रोवाइड कर रही है ताकि वो अपनी भूख को मिटा सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बता सकते हैं? हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों बोत्सवाना। ओके, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, उस कंट्री में अभी बहुत ही ड्रॉट आया है जिसके वजह से वो एनिमल्स की हंटिंग कर रहे हैं, एलिफेंट्स को मार रहे हैं और उसका जो मीट है वो अपनी पॉपुलेशन को अवेलेबल करा रहे हैं। अब दोस्तों एक आर्टिकल आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई जिसमें एक व्हेल है बेलुगा करके, अब उसकी ना डेड बॉडी मिली थी नॉर्वे के कोस्ट पर। अब वो व्हेल को बड़ा फेमस हो गई थी कि भाई ये रशियन स्पाई है। क्यों? तो उस व्हेल के सराउंडिंग में कुछ कैमराज और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पाए गए थे और वो व्हेल जो है वो पूरे आर्कटिक ओशन में घूमती थी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इसका क्वेश्चन आया दोस्तों कि यूएस नेवी हैज ट्रेन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स टू डिटेक्ट सबमरीन एंड अंडर वाटर माइंस। अमेरिकी नेवी जो है, नौसेना जो है, उन्होंने भी बहुत सारे सी एनिमल्स को ट्रेन किया है ताकि वो ओशन में घूमकर जो भी सी माइंस होती है, जो वहाँ पे बॉम्ब्स होते हैं या जो एनिमी की सबमरीन्स होती है, उन्हें डिटेक्ट करे और उसकी इंफॉर्मेशन यूएस नेवी तक पहुंचा सके। तो ऐसे वो कौन से एनिमल्स है जिसे नेवी ट्रेन कर सकती है, ह्यूमन ट्रेन कर सकती है और वो ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अब दोस्तों उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको पता होगा, डॉल्फिन। आपने बहुत सारे शोज देखे होंगे डॉल्फिन के, जहाँ पे इंसान जो है वो डॉल्फिन को ट्रेन करते हैं और डॉल्फिन बहुत उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके बहुत सारे टाइप्स के एरोबिक्स भी परफॉर्म करती है, बातचीत भी करती है, साउंड भी निकालती है। तो यूएस नेवी ने उनका यूज़ किया कि भाई ओशन को मॉनिटर किया जा सके और वहाँ पे डीप वाटर में जो भी एनिमी की एक्टिविटीज़ होगी, लाइक एनिमी के सबमरीन्स है या कोई बॉम्ब या कुछ भी चीज़ें आती है, तो वो नेवी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है व्हेल एंड शार्क, दूसरा ऑप्शन है सी एंड सी ऑटर्स, तीसरा ऑप्शन है डॉल्फिन्स एंड सी लॉयंस, चौथा ऑप्शन है दोस्तों पेंगुइन्स एंड सील। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन से दो एनिमल्स होंगे जिसे यूएस नेवी ने ट्रेन किया होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है डॉल्फिन एंड सी लॉयंस। डॉल्फिन एंड सी लॉयंस, इसे यूएस नेवी यूज करती है और वो उनके शिप्स के साथ चलते हैं और शिप्स के बहुत आगे चलते हैं और उन पर बहुत सारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगे होते हैं जिन इक्विपमेंट से इन्हें डिटेक्ट किया जाता है। उसके साथ ही दोस्तों इनका ना जो सेंस है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये भी ऐसे ओशन में जो एबनॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। बेलुगा व्हेल के बारे में है। ये वही फेमस रशियन व्हेल थी, ओके, जिसकी अभी डेथ हुई है नॉर्वे के कोस्ट पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ बेलुगा व्हेल कितना होता है? बेलुगा व्हेल जो है उसका जीवन काल कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 40 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन है 50 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन है 60 ईयर्स, चौथा ऑप्शन है 70 ईयर्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 60 ईयर्स। बेलुगा व्हेल जो है वो 60 साल तक जीती है और वो जो रशियन व्हेल की जो बॉडी मिली है वो बहुत अर्ली एज में थी, वो 30 to 40 के बीच में थी। यानी उस पर भी अभी सस्पेंशन है कि भाई वो डेथ है या किलिंग है। तो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा इस वीक में।
तो चलिए अब उसी के बारे में, उसी टॉपिक पर दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। कौन सा आ सकता है? तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक डॉल्फिन सुटेबल फॉर डिटेक्टिंग सबमरीन एंड अंडर वाटर माइन। अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि भाई यूएस नेवी जो है वो डॉल्फिन और सी लॉयंस जो है उनको ट्रेन करती है। तो फिर डॉल्फिन में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके वजह से नेवी जो है इन्हें ट्रेन करती है ताकि वो सी माइंस और एनिमी सबमरीन को डिटेक्ट कर सके? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सुपीरियर विजन एंड लॉन्ग लाइफ स्पैम। उनका लाइफ स्पैम बहुत बड़ा होता है और उनका विजन बहुत सुपीरियर है। दूसरा है इको लोकेशन एंड इंटेलिजेंस। अब ये इको लोकेशन क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता है डॉल्फिन्स जो है, ओके, डॉल्फिन्स जो है ये क्या है? ये अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करती है, बराबर है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करती है किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। इसे बोलते हैं इको लोकेशन। क्यों? तो अल्ट्रासाउंड वेव जाके उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है, इको साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड, इसीलिए वर्ड बना इको लोकेशन। उसको याद रखिएगा। और ये इंटेलिजेंट होती है डॉल्फिन्स। फिर तीसरा ऑप्शन है दोस्तों एबिलिटी टू स्विम एट एक्सट्रीम डेप्थ। इनमें एकदम अत्यंत गहराई तक जाकर तैरने की क्षमता होती है, तभी तो वो जो सी फ्लोर पे जितने भी माइंस है उन्हें डिटेक्ट कर पाएंगे। चौथा ऑप्शन है दोस्तों हाई स्पीड एंड रेजिस्टेंस टू कोल्ड वाटर। इनकी स्विमिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये कोल्ड वाटर में भी स्विम कर पाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इको लोकेशन और इंटेलिजेंस। डॉल्फिन्स जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करती है टारगेट को, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। इसीलिए नेवी जो है इन्हें ट्रेन करती है ताकि वो एनिमी सबमरीन और सी माइंस को आइडेंटिफाई कर सके। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों उसी टॉपिक पर है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे नया वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, यूज ऑफ एनिमल लाइक पीजन्स, डॉल्फिन, सी लायंस इन मिलिट्री ऑपरेशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ। अब दोस्तों सैन्य अभियानों में बहुत सारे एनिमल्स को यूज किया जाता है। अभी डॉल्फिन के बारे में अभी हमने पढ़ा, बेलुगा व्हेल के बारे में हमने पढ़ा, उसके साथ ही दोस्तों सी लॉयंस भी होते हैं जिसके बारे में एक क्वेश्चन अभी हमने डील किया। पीजन्स, भाई कबूतर तो बहुत ही सालों से यूज कर रहे हैं। मतलब कबूतर जो है लव लेटर सेंड करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, लवर्स लोग करते हैं। उसके साथ ही जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते थे उनमें भी इन्हें यूज किया जाता था। बाज को यूज किया जाता था, ईगल को, मैसेजेस भेजने के लिए। तो ये जो तरीका होता है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसके लिए कौन सी टर्म है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जैविक युद्ध। दूसरा है टैक्टिकल सर्वेलेंस यूजिंग फ्यूना। फ्यूना यानी जीवों का यूज कर आप सर्वेलेंस कर रहे हो, निगरानी कर रहे हो। तीसरा है एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन, आप एनवायरमेंट में चेंजेस कर रहे हो। चौथा ऑप्शन है नेचुरल डिफेंस स्ट्रैटेजीज, प्राकृतिक रक्षा रणनीतियां। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, आप जानते ही हो, इसे बोलते हैं ऑप्शन बी, टैक्टिकल सर्वेलेंस यूजिंग फ्यूना। हम जो जीव है उनका यूज करते हैं सर्वेलेंस, निगरानी मेंटेन करने के लिए। अब दोस्तों रिसेंटली एक टेक्निकल वाली भी न्यूज़ आई थी कि भाई जियो क्लाउड लॉन्च किया गया है। अब आप समझ सकते हो कि भाई नाम में ही जियो क्लाउड लिखा है, तो ये रिलायंस कंपनी जो जियो की पेरेंट कंपनी है उन्होंने एक सर्विस लॉन्च की है। तो भाई इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि जियो क्लाउड इज बेस्ड ऑन सर्विस सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जियो क्लाउड जो सर्विस देगा वो किससे सिमिलर है? मतलब मार्केट में तो ऑलरेडी उसी की तरह का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा ना, तो जियो क्लाउड जो हमें सर्विसेज देगा वो किसके बराबर होगी या किसके साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हो? तो पहला ऑप्शन है आई क्लाउड, एप्पल की क्लाउड सर्विस है। ड्रॉप बॉक्स, थर्ड गूगल ड्राइव, और चौथा वन ड्राइव। अब ये चारों नाम आपने सुने होंगे दोस्तों। तो जियो क्लाउड जो है, जो अभी हमें इंडिया में क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वो होगा दोस्तों गूगल ड्राइव के बराबर। अब आप लोग भी गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे होंगे, तो उसी तरह दोस्तों हमें जियो भी
जियो क्लाउड प्रोवाइड करेगा, जहाँ पर हम लोग जैसे गूगल ड्राइव में डेटा सेव करते हैं, इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, किसी के साथ लिंक शेयर करते हैं, वो सारी फैसिलिटीज आपको जियो क्लाउड पर भी मिलेगी, थैंक्स टू अंबानी जी। ओके, देन इसी टॉपिक पर दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फीचर ऑफ जियो क्लाउड। जियो क्लाउड जो फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है उसका प्राइमरी फीचर कौन सा है। पहला है ऑफलाइन स्टोरेज फॉर मल्टीपल डिवाइस, आप ऑफलाइन तरीके से वहां पे डेटा स्टोर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज वाया इंटरनेट, आप इंटरनेट को यूज करके मतलब ऑनलाइन तरीके से वहां पे डेटा सेव कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है ओनली लोकल स्टोरेज फॉर मोबाइल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस पर आप वहां पे लोकली डेटा स्टोर कर सकते हो। चौथा ऑप्शन है दोस्तों डेटा कॉम्प्रेशन फॉर फास्टर एक्सेस, आप डेटा को कॉम्प्रेस कर सकते हो ताकि बहुत ही क्विक और फास्ट एक्सेस किया जा सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जियो क्लाउड जो हमें सर्विस देगा भाई वो वाया इंटरनेट होगी। भाई क्लाउड सर्विसेज ऑफलाइन आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्लाउड सर्विस जो है या क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप वो क्लाउड सर्विसेज कितनी इफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर सकते हो वो चीज डिपेंड होती है आपके पास कितना हाई स्पीड का एकदम रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन एकदम हाई स्पीड और बड़ा डेटा पैकेट वाला होता है तो भाई आप उसे बहुत अच्छे से क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब इसी टॉपिक पर नया क्वेश्चन है कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जो जियो क्लाउड अनाउंस किया था उस पर हमें ये कितना फ्री क्लाउड स्टोरेज देगा। फ्री क्लाउड स्टोरेज मतलब आपको वो उतनी मेमोरी अवेलेबल करा देंगे जहां पर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाओगे बिना किसी चार्ज के। अब दोस्तों आपको भी पता होगा कि भाई जो गूगल ड्राइव है, ओके, गूगल ड्राइव हमें कितना फ्री स्टोरेज एरिया देता है। तो गूगल ड्राइव दोस्तों हमको 15 GB का फ्री स्पेस एरिया देता है, स्टोरेज एरिया देता है, जहाँ पे हम लोग 15 GB तक के डेटा सेव कर सकते हैं। आपका जीमेल भी 15 GB ही देता है, जीमेल में भी हम लोग 15 GB तक के इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पे है कि जियो क्लाउड कितना देगा। तो दोस्तों ऑप्शंस तो आपको दिख ही गए होंगे, 50 GB, 75 GB, 100 GB, 150 GB। तो जियो क्लाउड जो है वो हमें 100 GB फ्री स्टोरेज देने वाला है। तो देखो दोस्तों गूगल ड्राइव हमें 15 GB देता है, जियो हमें क्या देगा 100 GB। तो अभी आप सभी लोगों को हमारा 4G ट्रांजिशन वाला किस्सा याद ही आया होगा कि भाई जैसे हमें 4 महीने जियो ने फ्री में इंटरनेट दिया था और वो भी कितना 4 GB पर डे, 4 GB पर डे दिया था। और उसके पहले दोस्तों हम लोग 3G में क्या करते थे, हम लोग 3G में 1 GB में पूरा मंथ निकालते थे भाई। 1 GB में हम लोग पूरा मंथ निकालते थे 3G में। और जियो ने एकदम 4G लॉन्च कर दिया था और उसमें भी क्या था 3 से 4 GB पर डे। तो रिवॉल्यूशन आने वाला है। चलिए फिर इसी टॉपिक पर दूसरा क्वेश्चन है। साइंस टेक का टॉपिक पढ़ रहे भाई, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी आएंगी, तो अब इसका आंसर आप बताओगे अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल भी आएंगे तो उनके हिसाब से भी पढ़ते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली फीचर ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज लाइक जियो क्लाउड। इनमें से कौन सा जियो क्लाउड का टिपिकल फीचर नहीं है। पहला है रिमोट एक्सेस टू डेटा, आप डेटा को कहीं से भी रिमोट लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो, आपको डिवाइस होने की जरूरत नहीं है। दूसरा डेटा सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस डिवाइस। अब दोस्तों ये डेटा सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप का बैकअप चला जाता है, या आप अपने मोबाइल में जब भी कोई नया कॉन्टैक्ट सेव करते हो तो वो भी क्लाउड पर अपलोड हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेटा सिंक्रोनाइजेशन सिंपल भाषा में। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों एक्सेस टू स्टोरेज डेटा विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। मतलब मान लो कि आपने जियो क्लाउड पे जो भी डेटा स्टोर किया है उसे आप एक्सेस कर सकते हो, वो भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के। चौथा ऑप्शन है दोस्तों स्टोरेज फॉर फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट।
आप वहाँ पे फोटोज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट को भी स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ ही गए होंगे कि भाई इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। क्योंकि जैसा अभी हमने बात की थी कि भाई क्लाउड जो है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के क्लाउड सर्विसेज यूज नहीं कर सकते। इस पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखना है। चलो फिर अब उसी टॉपिक से रिलेटेड नया क्वेश्चन। देखो दोस्तों, एक ही टॉपिक पर हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं ना, अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, ताकि अगर एग्जाम में जियो क्लाउड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो भाई आपका आंसर परफेक्ट आना ही चाहिए। वो मार्क्स हमारे हाथ से नहीं जाएंगे। इसलिए एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मल्टीपल डायरेक्शन से पढ़ेंगे, तो भाई हमारा साइंस टेक का जो भी करंट अफेयर है या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है परफेक्ट हो जाएंगे और आपके मार्क्स की भी गारंटी और उसकी कॉन्फिडेंस भी आपको आ जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज विल जियो एआई क्लाउड प्रोवाइड। जियो का जो क्लाउड है वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? तो ओनली क्लाउड स्टोरेज, दूसरा ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा इनोवेटिव सर्विसेज इंटीग्रेटिंग क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्लाउड भी प्रोवाइड करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करेगा और उसके साथ कुछ इनोवेटिव इंटीग्रेशन भी होगा। चौथा ऑप्शन है दोस्तों ई कॉमर्स प्रोवाइड करेगा। तो अभी तक के हम लोगों ने जो भी जितना टॉपिक के बारे में जाना है उससे तो हमें समझ में आया होगा कि भाई इसका आंसर है ऑप्शन सी, कि जियो क्लाउड जो है वो हमें क्लाउड सर्विसेज भी देगा और वो भी एआई के साथ। तो जियो क्लाउड क्लाउड सर्विसेज भी देगा गूगल ड्राइव की तरह और उसमें एआई की भी एप्लीकेशंस होंगी। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये जो आर्टिकल आया था, ये आर्टिकल आया था एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की अनाउंसमेंट की थी। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, तो चलिए पढ़ते हैं कि भाई व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया है, इसका गोल क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्म सेक्टर, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइड सब्सिडीज टू फार्मर, फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, इसके नाम में ही लिखा है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तो भाई डिजिटल से रिलेटेड होगा। तो भाई इसका आंसर है ऑप्शन बी, कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट का जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ये क्रिएट करना चाहते हैं इस मिशन के अंडर। और इसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 2700 करोड़ जो है उसकी इन्वेस्टमेंट की है। ओके, 2700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है ये। अब इसमें थोड़ा डिजिटल आईटी वाले क्वेश्चंस आएंगे और उसका हम लोग बाकी के अभी जितने भी गवर्नमेंट के डिजिटल आईटी वाले प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव मेंशन्ड। ओके, तो इनमें से कौन सा जो सरकार का ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है उसका पार्ट नहीं है, उसका उदाहरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आधार यूनिक आईडी, दूसरा है डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट होल्डर, तीसरा है भारत नेट और चौथा है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट। ओके, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अब आंसर तो आपको पता ही होगा भाई कि सिंपल है, आधार यूनिक आईडी ये तो डिजिटल पर ही बेस्ड है, गवर्नमेंट का ऑनलाइन पर्सन वेरिफिकेशन का आंसर है ये। तो मतलब ये तो गवर्नमेंट के ई गवर्नेंस इनिशिएटिव का ही पार्ट है। उसके बाद आता है दोस्तों डिजी लॉकर, ये भी है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करा सकते हो। यूपीआई वो तो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो बैंक के साथ, फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से। तो दोस्तों
ये चौथा नहीं है। अब ये भारत नेट क्या था दोस्तों? भारत नेट में गवर्नमेंट ने बोला था कि ओएफसी केबल से जितने भी ग्राम पंचायत है, ओके, ओएफसी केबल से जितने भी ग्राम पंचायत है उनको कनेक्ट करेंगे। और कितने? तो 2.5 लाख। तो इंडिया में 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है उनको ओएफसी केबल से कनेक्ट करके इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। ये भारत नेट का ऑब्जेक्टिव था। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, तो भारत नेट स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कंपनी बनाई थी उस कंपनी का अभी बीएसएनएल के साथ ना मर्जर कर दिया है। तो भारत नेट वाली जो कंपनी थी उसको अभी बीएसएनएल के साथ मर्ज कर दिया है। तो अभी भारत नेट स्कीम जो है जिसमें पूरे इंडिया में ओएफसी केबल से का जाल बिछाया जाएगा और ग्राम पंचायत ऑफिसेस को कनेक्ट किया जाएगा, अब ये स्कीम जो है वो बीएसएनएल इंप्लीमेंट करेगी। आई होप कि एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको बहुत काम आएगी। तो चलो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाई गवर्नमेंट के ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजी लॉकर सर्विस मेंशन्ड इन गवर्नमेंट्स ई गवर्नेंस इनिशिएटिव? अब दोस्तों डिजी लॉकर का पर्पस क्या है? अब जहां तक मेरा अंदाजा है आप सब लोगों ने डिजी लॉकर यूज किया होगा। अगर आपने कभी किसी एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा है जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, तो हम लोग डिजी लॉकर से उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लेते हैं। फिर वो आपका आधार हो, पैन कार्ड हो या बाकी कॉलेज डिग्री भी हो। तो इसका इनिशिएटिव क्या था? डिजी लॉकर। ओके दोस्तों, डिजी लॉकर। तो पहला ऑप्शन है पेमेंट सिस्टम फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इसको बनाया है। दूसरा ऑप्शन है सिक्योर क्लाउड स्टोरेज फॉर डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है क्लाउड पर एकदम सुरक्षित तरीके से सेव कर सकते हो, मतलब कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर पाएगा बिना आपके ऑथराइजेशन। तीसरा है अ प्लेटफॉर्म फॉर सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर सकते हो। चौथा ऑप्शन है दोस्तों डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए एक डिजिटल ई कॉमर्स साइट है। तो अब इसका आंसर तो पता ही है भाई कि डिजी क्लाउड क्या है। तो ये डिजी क्लाउड जो है ये सिक्योर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं और बाद में आप उन्हें सेफ वे से, सिक्योर वे से एक्सेस भी कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इनेबल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब इसको भी आपने बहुत बार सुना होगा, ओके, ई साइन। ठीक है, तो इसके जो भी ऑप्शन है उसमें से तो आप आंसर ही बता दोगे। भाई ई साइन इसका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों आपने भी जितने भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आप भर रहे हो, एग्जाम के लिए जो भी आप फॉर्म्स भर रहे हो, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी हम लोग ई साइन ही तो करते हैं। देखो वहाँ पे आप फोटो खींचते हो और उसको अपलोड करते हो और वो डॉक्यूमेंट के नीचे फोटो आ जाती है, वो हो गया दोस्तों ई साइन। अब ना यहाँ पे एक चीज याद रखना, ई साइन जो है और डिजिटल साइन, ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर, ये ना डिफरेंट होता है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर मालूम है आपने कहाँ पे देखा होगा? डिजिटल सिग्नेचर आपने देखा होगा जब आपने ऑनलाइन आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑनलाइन लाया होगा, तो उस पर आप जब उस सिग्नेचर पे क्लिक करते हो ना, तो वहाँ पे ना ऐसे राइट टिक आती है। ये वाली जो टिक साइन जो आती है, जहाँ पे किसी पर्सन का नाम दिखता है आपको और उसके नीचे ये टिक साइन होती है, वहाँ पे ऐसे नॉर्मली हम जो साइन करते हैं उसकी फोटो इमेज नहीं होती। ये जो टिक साइन आती है मतलब वो डॉक्यूमेंट डिजिटली साइंड है, ओके। और ई साइन हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम हमारी सिग्नेचर की फोटो लेते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों ये दो टर्म्स याद रखना, भाई डिजिटल सिग्नेचर अलग होता है और ई साइन अलग होती है। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली जो इंडियन कैटल की वेराइटीज है उनका जीनोम मैपिंग किया गया है। तो अब इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इस हफ्ते दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ना 2 बड़े आर्टिकल आए थे और उन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड जो भी बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कंसेप्ट्स है, क्वेश्चंस है, उनको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने अभी रिसेंटली किस फील्ड में रिसर्च करती है, इसका मैंडेट क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का जो अध्ययन का क्षेत्र जो है वो किस में आता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मरीन बायोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है वेटरनरी साइंस, पशु चिकित्सा, तीसरा ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी जीनोमिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और जीनोमिक्स, चौथा ऑप्शन है क्लाइमेटोलॉजी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोलॉजी जो है ये बायोटेक्नोलॉजी और जीनोमिक्स में काम करने वाली एकदम गवर्नमेंट की अपेक्स या प्राइम ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। अब चलो दोस्तों इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है जो करंट अफेयर में आया था और उसी को पढ़ते हैं कि भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने अभी एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट बनाया है, ठीक है, उन्होंने एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट डिकोड किया है, तो वो किस एनिमल का है, ये करंट अफेयर से आया था। तो भाई पहला ऑप्शन है वाइल्ड एनिमल्स, दूसरा ऑप्शन है इंडिजिनियस कैटल ब्रीड जो अपनी देसी गाय है उनके बारे में, तीसरा है एग्जॉटिक बर्ड स्पेसीज जो विदेशी पक्षी प्रजातियां है, चौथा ऑप्शन है मरीन लाइफ। तो दोस्तों ये आर्टिकल ना इस वीक में न्यूज में इसीलिए था क्योंकि इसने जो अपनी इंडियन कैटल है, जो हमारी देसी गाय है, उनकी जीनोम कोडिंग बनाई है, उसको जीनोमिक्स को उन्होंने डिकोड किया है, उसके वजह से ये न्यूज में था। तो फिर भाई जीनोम मैपिंग आपने कोरोना टाइम पे भी बहुत बार सुना होगा। तो अभी ये जो इंस्टीट्यूट है अपना NIAB, इसने इंडियन कैटल का जीनोम बनाया है, तो अभी उसके यूज क्या होता है। पर उसके पहले ये क्वेश्चन को देख लीजिए कि भाई विच टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड बाय NIAB टू डिकोड जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिजिनियस कैटल ब्रीड। तो NIAB ने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है जेनेटिक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है CRISPR-Cas9, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, जेनेटिक एडिटिंग टूल है। फिर उसके बाद जीनोम एडिटिंग को यूज किया है, तीसरा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और चौथा क्लोनिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके NIAB ने इंडियन कैटल्स जो है उनका जीनोम बनाया है, उसको डिकोड किया है। ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस वीक में ना दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड दो बड़ी आर्टिकल्स थी, तो इसके वजह से अभी हम लोग ना इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, तो बी रेडी बायोटेक्नोलॉजी को से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस कैटल ब्रीड, जो हमारी स्वदेशी मवेशियां है उनका कंजर्वेशन करने के लिए जेनेटिक डिकोडिंग का यूज कैसे कर सकते हैं, ओके, या थ्रू जेनेटिक डिकोडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इंडिजिनियस कैटल ब्रीड के कंजर्वेशन के लिए इस मेथड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है टू रिप्लेस एक्सोटिक ब्रीड, जितने भी विदेशी नस्लों की गाय है उनको हमें रिप्लेस करके इंडिजिनियस कैटल्स को वहां पे प्रमोट करना है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड लोकल ट्रेट, जो अनुवांशिक विविधता है और उसके साथ ही जो स्थानिक जो हमारी लोकल ट्रेड्स जो है जो हमारी इंडिजिनियस कैटल में पाई जाती है उनको प्रिजर्व करना ना, ताकि वो जो क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से कहीं लुप्त ना हो जाए। तीसरा ऑप्शन है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब आपको पता होगा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस का, जिसमें एनिमल्स हस्बेंड्री जो है ये मेजर कंट्रीब्यूटर है विद इन एग्रीकल्चर में। फिर नेक्स्ट है दोस्तों टू प्रमोट क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब आप इंडियन कैटल और जो फॉरेन वाली कैटल्स है इनका क्रॉस ब्रीड करके हाइब्रिड वेराइटीज बनाते हो। तो दोस्तों ये जो जेनेटिक डिकोडिंग है इसका इंपॉर्टेंस ये है, ये हमें हेल्प करेगी किसमें, टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड लोकल ट्रेट्स ऑफ इंडिजिनियस इंडियन कैटल। हमारी जो भारतीय गाय है उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी और उनके जो लोकल ट्रेट्स है। अब इंडिया में बहुत सारे टाइप्स के कैटल की ब्रीड्स है, तो जो इंडिजिनियस है उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनके
कंजर्वेशन के लिए, ताकि क्रॉस ब्रीडिंग के वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इंडिजीनियस ब्रीड जो है वो विलुप्त हो जाए और हमारे यहाँ पे सिर्फ क्रॉस ब्रीडेड ही कैटल्स जो है वो अवेलेबल हो। चलिए दोस्तों, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड से इंडिजिनियस कैटल का इन्होंने जीनोम बनाया। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो पहला ऑप्शन है लोअरिंग फूड प्राइसेस, खाद्यों की कीमतों को कम करना, फास्टर एंड मोर एक्यूरेटिक जेनेटिक एनालिसिस, बहुत ही फास्टर और एक्यूरेटिक जेनेटिक एनालिसिस ये प्रोवाइड करती है। तीसरा है रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। चौथा ऑप्शन है इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट इन एनिमल फीड, जो पशुओं को हम लोग जो आहार खिलाते हैं उसमें दोस्तों प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज करना। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में यूज की जाती है, इसका बेनिफिट है कि भाई फास्टर एंड मोर जेनेटिक एनालिसिस। इस टेक्नोलॉजी से जो भी जेनेटिक मैपिंग हम लोग करते हैं वो बहुत ही फास्टर होती है और एक्यूरेट होती है, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया था NIAB ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड कि भाई जेनोटाइपिंग टेक्नोलॉजी, जैसे वो नेक्स्ट जनरेशन वाला जो था, इज क्रिटिकल इन कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस कैटल ब्रीड। अब ये टेक्नोलॉजी जो है जेनोटाइपिंग टेक्नोलॉजीज, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिजीनियस कैटल के कंजर्वेशन में? तो पहला ऑप्शन है, यानी सिंपल भाषा में ये जो जेनोटाइपिंग है इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? तो पहला ये है दोस्तों कि इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट यूनिक जेनेटिक ट्रेड। यह हमें आइडेंटिफिकेशन और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जो भी जेनेटिक ट्रेड्स है जो कि यूनिक है इंडियन कैटल्स में। दूसरा ऑप्शन है इट इंक्रीज द रिप्रोडक्शन रेट ऑफ कैटल, कैट का जो रिप्रोडक्शन है उसको ये बढ़ाने में हेल्प करेगा। तीसरा ऑप्शन है इट मॉडिफाइज द फीडिंग हैबिट ऑफ कैटल, ये कैटल की खाने की जो आदतें हैं, जो भी डाइट्स वो खाते हैं उसको चेंज करने में हेल्प करेगा। चौथा है दोस्तों इट एलिमिनेट जेनेटिक डिसीज फ्रॉम ब्रीड, ये जेनेटिक डिसीज को जो इंडियन कैटल्स में पाई जाती है उन्हें एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों जेनोटाइपिंग टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आता है वो है ऑप्शन ए। हम लोग जो जेनेटिक मैप बना रहे हैं इंडियन कैटल का या बाकी भी किसी एनिमल का, वो हमें उनके जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग यूनिक ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और कंजर्व भी कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज मेंशन्ड। तो भाई बायोटेक्नोलॉजी ये वर्ड बहुत बार आपने सुना है, तो बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी टर्म्स आती है, कौन सी फील्ड आती है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी ये जो अम्ब्रेला टर्म है इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आता? तो पहला ऑप्शन है जीनोमिक्स, दूसरा इंफॉर्मेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक, जैव सूचना विज्ञान, तीसरा है दोस्तों सिंथेटिक बायोलॉजी, सिंथेटिक जीव विज्ञान, और चौथा है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो दोस्तों आंसर आप समझ गए होंगे कि ये चौथा वाला नहीं आता, चौथा वाला ये कंप्यूटिंग में आएगा, पर पहले जो तीन है जीनोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और सिंथेटिक बायोलॉजी, ये तीनों के तीनों जो है ये बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब ये दूसरे टॉपिक पर आया था कि जिसमें बात की गई थी कि भाई जो दूध पीते हैं ना हम लोग गाय का, उसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हो, गाय का दूध हम लोग आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। अब ये भी किससे पॉसिबल हुआ? तो भाई ये पॉसिबल हुआ बायोटेक्नोलॉजी से। तो इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि प्रेसिजन फर्मेंटेशन, दोस्तों टर्म यहाँ पे याद रखिएगा, इस पर आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। प्रेसिजन फर्मेंटेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रेसिजन फर्मेंटेशन ये मेथड को किसके प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों एनिमल फ्री मिल्क, पशु मुक्त दूध, दूसरा ऑप्शन है जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स, तीसरा ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक।
अब दोस्तों बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में आपने सुना होगा कि भाई जो प्लास्टिक अभी हम लोग यूज़ करते हैं वो सिंथेटिक है, वो पेट्रोलियम से बनता है और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हमने अभी शुरू में ही पहले में क्वेश्चंस देखा था कि प्लास्टिक जो है वो हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोप्लास्टिक भी हम लोग बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके। अब भाई ये बायोप्लास्टिक है तो ये बायोडिग्रेडेबल भी होगा, तो उससे प्लास्टिक वाले बेनिफिट आ जाएंगे और जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं जो प्लास्टिक हमें प्रोवाइड करता है वो हमें नहीं मिलेगी। तो तीसरा ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। चौथा ऑप्शन है दोस्तों हाई प्रोटीन वेजिटेबल, कि ये हाई प्रोटीन वेजिटेबल में प्रेसिजन फर्मेंटेशन मेथड यूज की जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है भाई एनिमल फ्री मिल्क, पशु मुक्त दूध। तो दोस्तों अभी ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पर ना आपको दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई प्रेसिजन फर्मेंटेशन क्या है। तो इसमें एनिमल फ्री मिल्क बना सकते हैं, यानी हम लोग आर्टिफिशियल दूध भी बना सकते हैं। और आपको अगर पूछा गया कि भाई आर्टिफिशियल मिल्क या पशु मुक्त एनिमल फ्री मिल्क जो है इसको प्रोड्यूस करने वाली मेथड का नाम क्या है, टेक्निक का नाम क्या है, तो आंसर रहेगा दोस्तों प्रेसिजन फर्मेंटेशन। इसी टॉपिक पर एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो प्रेसिजन फर्मेंटेशन को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोप्लास्टिक क्या होता है। तो अभी हमने थोड़ा सा आइडिया देखा था, अब ये क्वेश्चन है भाई कि बायोप्लास्टिक कौन से मटेरियल से बनता है। बायोप्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, कौन से मटेरियल से बायोप्लास्टिक्स को बनाया जा सकता है। तो पहला है फॉसिल फ्यूल। अब भाई इससे तो हमारा ट्रेडिशनल प्लास्टिक जो है जो हम लोग अभी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जिसने बहुत सारे पोल्यूशन के प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, माइक्रोप्लास्टिक का इशू हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, वो तो सारा फॉसिल फ्यूल से बनता है। फिर ऑप्शन बी है रिन्यूएबल बायोलॉजिकल मटेरियल लाइक कॉर्न स्टार्च एंड शुगर केन, गन्ने और जो शुगर स्टार्च अपना जो है कॉर्न, उनसे बनाया जा सकते हो, जो कि रिन्यूएबल है और साथ में बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल भी है। तीसरा है दोस्तों पेट्रोकेमिकल। चौथा है सिंथेटिक फाइबर। अब दोस्तों इन ऑप्शंस को पढ़ के आप समझ गए होंगे कि भाई ये पेट्रोकेमिकल्स, फॉसिल फ्यूल, सिंथेटिक फाइबर ये तीनों एक ही चीज़ है। तो दोस्तों अभी याद रखिएगा बायोप्लास्टिक जो है, ओके, बायोप्लास्टिक जो है ये क्या होगा, बायोप्लास्टिक जो है ये बायोडिग्रेडेबल भी होगा, ओके, ये बायोडिग्रेडेबल भी होगा। अब बायोडिग्रेडेबल होगा, रिन्यूएबल भी होगा, तो हमें प्लास्टिक के सारे बेनिफिट तो मिल जाएंगे, पर उसके पोल्यूशन के प्रॉब्लम से हमारे जो मुक्ति हो जाएगी। अब और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत सारे क्वेश्चन है। इससे ना आप बायोटेक्नोलॉजी आज आप इतना पढ़ लोगे कि भाई इससे बहुत सारी आइडियाज और कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने दो आप लॉजिक लगा लोगे, आप करेक्ट आंसर बता दोगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑर्गन इन लेबोरेटरीज विच मे एलिमिनेट डिपेंडेंस ऑन ऑर्गन डोनर इज कॉल्ड। अब दोस्तों आपको भी पता है हमें बहुत सारे मानवीय अंगों की ज़रूरत होती है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, तो उसके लिए हमें डोनर चाहिए होता है। तो अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ऑर्गन्स है, लंग्स, लीवर, किडनी, इसको लैब में आप ग्रो कर सकते हो, लैब में बना सकते हो। तो सपोज कि अगर आपने इन ऑर्गन्स को लैब में ग्रो किया, किडनी को लैब में बना रहे हो, लंग्स को लैब में बना रहे हो, लीवर को लैब में बना रहे हो, तो हमें जो ऑर्गन डोनर्स जो है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किडनी फेलिवर से या लंग फेलिवर से किसी की डेथ नहीं होगी, तो उनमें ट्रांसप्लांटेशन के लिए ये जो डिवाइसेस है ये हमें लैब से हम लोग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो हमें पूछा गया है कि भाई ये जो प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गन्स को लैब में ग्रो कर सकते हैं उसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझा कि क्वेश्चन क्या है कि भाई लैब में जो ऑर्गन हम लोग ग्रो करते हैं जिसके वजह से जो ऑर्गन डोनर है जिन पर डिपेंडेंस हमारा कम हो जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ऑर्गेनोजेनेसिस और ऑर्गन इंजीनियरिंग, ओके। दूसरा ऑप्शन है जीन थेरेपी, तीसरा ऑप्शन है क्लोनिंग, और चौथा ऑप्शन है टिश्यू इंजीनियरिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्गेनोजेनेसिस और ऑर्गन इंजीनियरिंग। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अभी ह्यूमन ऑर्गन्स को भी हम लोग लैब में ग्रो कर सकते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस और ऑर्गन इंजीनियरिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये हमारे बेसिक साइंस से थोड़ा सा कनेक्ट होता है। यहाँ पे लॉजिक आप बेसिक साइंस वाला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब इसकी ज़रूरत क्या है, तो आपको भी पता है भाई ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करेंगे तो उससे भाई ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस कर पाएंगे और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको, टेम्परेचर राइज जो है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज कर सकते हैं, किस जीव को यूज कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों वायरस एंड फंगी, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया और अलगी शैवाल, तीसरा ऑप्शन है प्लांट एंड इंसेक्ट और चौथा ऑप्शन है दोस्तों मैमल्स एंड बर्ड्स। तो इनमें से हम लोग किसे यूज कर सकते हैं? अब बेसिक साइंस वाला लॉजिक लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई आंसर जो है वो बैक्टीरिया और अलगी। अभी क्यों? तो भाई बैक्टीरिया और अलगी ये दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इन दोनों ने फोटोसिंथेसिस किया तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन ही तो कैप्चर होता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूज कर सकते हैं कार्बन कैप्चर करने के लिए, जहां पे एक टर्म भी आती है कार्बन सिंक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बायोटेक्नोलॉजी वाला। जहां तक मेरा अंदाजा है आज हम लोग जितने भी बायोटेक्नोलॉजी वाले टर्म्स या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो शायद आपके लिए नए होंगे, तो थोड़ा सा केयरफुली उन पर ध्यान दीजिएगा। और ये टर्म्स जो है करंट अफेयर में आते रहते हैं, तो आपका वो बार बार देखोगे तो याद भी हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और उसकी कंसेप्ट भी जो है वो आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज सिंथेटिक बायोलॉजी। ओके, हमने देखो वो बायोटेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन आता है, तो वहां पे एक था सिंथेटिक बायोलॉजी। तो सिंथेटिक बायोलॉजी जो है प्राइमरीली यूज्ड फॉर, सिंथेटिक बायोलॉजी को प्राइमरीली किसके लिए यूज करते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है डिजाइनिंग नोवेल ऑर्गेनिज्म विथ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नवीन जीवों को डिजाइन कर सकते हैं विशेषताओं के साथ। दूसरा है रिसाइकलिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसे यूज कर सकते हो। चौथा ऑप्शन है एनर्जी जनरेशन फ्रॉम बायोलॉजिकल वेस्ट, जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट है वहां से हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब होता है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। सिंथेटिक बायोलॉजी में हम लोग नए ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक ट्रेड्स के साथ। हमें जो भी ट्रेड्स उनमें चाहिए उन ट्रेड्स के जेनेटिक्स को असेंबल करके हम लोग एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। अब देखो आपने कोरोना टाइम पे बहुत सारी वो थ्योरी सुनी होगी कि भाई कोरोना वायरस जो है वो चाइना के लैब में क्रिएट किया गया था। मतलब वहाँ पे तो एक चीज़ का एक्सेप्टेंस था कि हम लोग आर्टिफिशियली वायरस बना सकते हैं, बैक्टीरिया बना सकते हैं। अब ये जो टेक्निक है इसे ही बोलते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी, जिसमें जो नए ऑर्गेनिजम्स है उनको डिज़ाइन कर सकते हैं और जो भी ट्रेड्स हमें चाहिए उसके हिसाब से। तो ये भी दोस्तों आता है बायोटेक्नोलॉजी में। अब नेक्स्ट वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी वाला। आप भी बोल रहे होंगे यार कब से बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग एंडिंग पर आ गए हैं, पर ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, ये इसकी मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हो, जो भी वर्ड्स आप सुन रहे हो, वो आपको इंटरेस्टिंग तो लगे होंगे भाई। और इसके बारे में ना आप दोस्तों कमेंट ज़रूर करोगे और अपने सजेशंस बताओगे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग रेफर टू, बायो मैन्युफैक्चरिंग किसे रेफर किया जाता है या बायो मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? तो पहला वर्ड है, ऑप्शन है इंडस्ट्रियल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हो इंडस्ट्री में तो उसे बोला जाता है बायो मैन्युफैक्चरिंग। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में से ये ऑप्शन तो कंप्लीटली गलत ही होगा, आप ही समझ सकते हो भाई बायो लिखा है, बायो लिखा है मतलब जैविक तो आना चाहिए, और यहाँ पे तो आर्टिफिशियल की बात हो रही है, पहला ऑप्शन तो कभी आंसर नहीं होगा हमारा। फिर दूसरा ऑप्शन है यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ये हो सकता है क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म
बायो मैन्युफैक्चरिंग, और प्रोसेस इन प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एंड गुड्स, आप किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में, इसे बायो मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी आया, ये हो सकता है, पर ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फॉसिल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। चौथा ऑप्शन है दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक फूड यूजिंग मैकेनिकल मीन्स, हम लोग सिंथेटिक खाना बनाने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों बायो मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बायो मैन्युफैक्चरिंग का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जहां पे हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं प्रोडक्शन और गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों ईस्ट। ईस्ट को आपने पढ़ा होगा, बेकरी वाले प्रोडक्ट है, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, अल्कोहल का जो प्रोडक्शन है उसमें भी तो ईस्ट को यूज किया जाता है, बेकरी के प्रोडक्ट में ईस्ट को यूज किया जाता है। तो चलिए बायो मैन्युफैक्चरिंग आई होप कि समझा होगा। अब दोस्तों और एक क्वेश्चन है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी वाला ही है, और इस हफ्ते में मतलब आप मान लो कि इस वीक को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वीक करके सेलिब्रेट भी कर सकते हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे आर्टिकल आए थे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो भाई ये वीडियोस को अच्छे से देखना और इसके नोट्स बना लेना, ताकि ऐसा ना हो कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आए और उसका आंसर आप गलत करो। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता है, इन आर्टिकल से रिलेटेड आता है, आंसर तो भाई पक्का करेक्ट ही होना चाहिए। ये मार्क्स अपने हाथ में है, इनको जाने नहीं देना है। तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चांदीपुरा वायरस आपने सुना होगा। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिन्होंने चांदीपुरा वायरस का जीनोम मैप करके उसे प्रिंट किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ रिसर्च सेंटर दैट पब्लिश फुल्ली मैप्ड जीनोम ऑफ चांदीपुरा वेसिकुलरो वायरस। दोस्तों इसका आंसर जो होगा, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों इसका गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर है गुजरात टेक्नोलॉजी। ओके, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। और आपने पढ़ा होगा चांदीपुरा वायरस का आउटब्रेक जो है ना, वो गुजरात स्टेट में हुआ था, राजस्थान के बॉर्डर एरियाज में हुआ था। तो अभी आओ फिर चांदीपुरा के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं और जो करंट अफेयर में भी थे। अब करंट अफेयर में चांदीपुरा वायरस आया तो भाई ये एग्जाम के हिसाब से एकदम हॉट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि भाई हाउ इज चांदीपुरा वायरस जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता था, उसके ट्रांसमिशन के लिए कौन जिम्मेदार था। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों थ्रू सैंड फ्लाइज, टिक, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। सैंड फ्लाइज के वजह से फैलता था, टिक्स के वजह से फैलता था, या एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के वजह से फैलता था। ऑप्शन बी है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित भोजन और पानी के माध्यम से। तीसरा है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी उससे इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में आने से। चौथा ऑप्शन है थ्रू एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, हवा से ये फैलता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चांदीपुरा वायरस जो है ये सैंड फ्लाइज के वजह से फैलता था और उसके साथ ही एडीज इजिप्टी मॉस्किटो और टिक। अब एडीज इजिप्टी मॉस्किटो मालूम है ना आपको, डेंगू फैलाते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, इनके लिए भी एडीज इजिप्टी मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेक्टर का काम करते हैं। तो फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हमने इतनी बार आज ही ये टर्म सुन ली, जीनोम मैपिंग क्या होती है, उसी पर क्वेश्चन ले लो बेसिक, इसका आंसर तो आएगा। अगर आपने लास्ट का आधे घंटे का भी वीडियो देखा होगा तो भी इसका आंसर आएगा। डायरेक्टली नहीं पता होगा पर इनडायरेक्टली आप गेस कर सकते हो ऑप्शन में से कि भाई जीनोम मैपिंग क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। डीएनए में जो अपने न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, एटीजीसी, उनका आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन ऑर्गेनिजम्स क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के, वहां पे पर्टिकुलर जीन्स को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना।
कि भाई कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम में है और कहाँ पे है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों एडिटिंग जेनेटिक मटेरियल टू ट्रीट डिसीज, जो डिसीज है उनको क्योर करने के लिए आप जेनेटिक मटेरियल को एडिट कर रहे हो, ये तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है सीक्वेंसिंग द एंटायर जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे आप पूरे ऑर्गेनिज्म का जो भी जीनोम होगा उसको सीक्वेंस करते हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जीनोम मैपिंग का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी यहाँ पे हम लोग जीन्स की लोकेशन डिटरमाइन करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म में कौन से क्रोमोसोम में है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में कि भाई आई डिफेक्ट जैसे कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसीज है, तो हम लोग उसको फाइंड करेंगे कि हमारी बॉडी में जो इतने 46 जीन्स अपने क्रोमोसोम्स है उनमें से कौन से क्रोमोसोम में ये जीन मिलता है जो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों जीनोम मैपिंग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टर्म आई है और ऐसे बहुत सारे टर्म्स के बारे में हमें पूछा जाता है कि भाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओके, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है ये प्राइमरीली किस पर फोकस करते हैं। जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट आ जाते हैं, ओके, कार्डियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, वैसे ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो पहला वर्ड है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, ये हार्ट डिसीज से डील करने वाले हैं भाई, उनको तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हम लोग। बी है स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर एंड डिसीज ऑफ आई, जो आंखों के विकार होते हैं उनके डॉक्टर्स। तीसरा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तांत्रिक संबंधी जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। चौथा है डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आती है। तो दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है जो नेत्र विकारों का अध्ययन करते हैं और उसका उपचार करते हैं, यानी आंखों के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें बोला जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये देखो दोस्तों न्यूज़ आई थी कि भाई एक ड्रॉप मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, उस ड्रॉप को अगर आप आंखों में डालोगे तो आपका चश्मा चला जाएगा, आप बिना चश्मे के भी पढ़ पाओगे। वो जो ड्रॉप है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। तो चलिए आई डिफेक्ट भी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है। अब यहाँ पे आपका जनरल साइंस भी कनेक्ट होता है, तो जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे और उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ आई ड्रॉप दैट हेल्प पीपल एज्ड बिटवीन 40 to 55 रीड विदाउट ग्लासेस। उस आई ड्रॉप का नाम क्या है जो 40 से 55 साल की उम्र के लोग हैं उनको बिना चश्मे के पढ़ने में हेल्प करेगा। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रेसिबी ड्रॉप, दूसरा है विजन क्लियर, तीसरा है प्रेस ऊ, चौथा है साइट सेवर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रेस ऊ। प्रेस ऊ नाम से एक आई ड्रॉप को अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसने बोला कि भाई जिनकी भी एज 40 to 55 है और जो लोग पास की चीज़ें पढ़ नहीं पाते बिना चश्मे के, वो लोग अगर ये ड्रॉप आंखों में डालेंगे तो वो बिना चश्मे के पढ़ पाएंगे। तो फिर इसी रिलेटेड क्वेश्चन है भाई कि प्रेसू जो हमारा ड्रॉप है वो कौन सी डिसीज को, कौन से नेत्र विकार को क्योर करेगा। तो भाई पहला ऑप्शन है ग्लाइकोमा, दूसरा है कैटरैक्ट मोतियाबिंदु, तीसरा है प्रेस्बोपिया और चौथा है दोस्तों मस्कुलर डिजनरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है, यहाँ पे लॉजिक लगा लो भाई, एज क्या था 40 से 55 उम्र की लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है, तो उस डिसीज का नाम है दोस्तों प्रेस्बोपिया। प्रेस्बोपिया ये एज के वजह से लोगों की रोशनी जो है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, तो उन्हें पास की चीज़ें पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ये ड्रॉप जो है वो उन्हें बिना चश्मे की पास की चीज़ें पढ़ने में हेल्प करेगा। तो फिर भाई प्रेस्बोपिया क्या है, तो प्रेस्बोपिया इज कैरेक्टराइज बाय, प्रेस्बोपिया में होता क्या है, डिफिकल्टी एट सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा रिड्यूस्ड पावर ऑफ आई टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट क्लोज टू अस, पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है, क्यों, तो आई की पावर कम हो गई है। तीसरा है लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, ओके, परिधीय दृष्टि की हानि हो जाना। चौथा है इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, लाइट के प्रति संवेदना जो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है प्रेस्बोपिया में हमें निकट की चीज़ें देखने में इशू होता है,
जहाँ पे आई पावर कम हो जाती है करके हम लोग पास की चीज़ें नहीं पढ़ पाते ओल्ड एज पर्सन, और उन्हीं के लिए वो ड्रॉप भी आया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वही है, इसका आंसर पता होगा आपको, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं कि भाई प्रेस्बोपिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रेस्बोपिया किसका एग्जाम्पल है? जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आंखों को अफेक्ट करती है। ऑप्शन बी, एज रिलेटेड कंडीशन है, एज के साथ ही प्रॉब्लम आती है। तीसरा है कॉन्जेनिटल आई डिफेक्ट, जन्मजात नेत्र दोष है। चौथा है वायरल इन्फेक्शन। तो दोस्तों प्रेस्बोपिया का रिलेशन जो है वो एज के साथ है, उम्र के वजह से प्रेस्बोपिया ये कंडीशन आ जाती है जिसमें पास की चीजें देखने में हमें प्रॉब्लम्स होती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन ये दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एग्जाम में बहुत तरीके से आता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड ना जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस भी है, और वो टॉपिक भी आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा और उसके आंसर्स भी आपको पसंद आएंगे। भाई यहाँ पे क्वेश्चन था कि अगर आप हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो, जैसे कि मान लो 8000 फीट या 2500 मीटर की हाइट पर आप जाते हो, हाई अल्टीट्यूड के एरिया पे जाते हो, तो उसके वजह से एटमॉस्फेयर में कौन से चेंजेस होते हैं। अब ये जो है ये सबको पहला पता होगा कि हम लोग जितना ऊपर जाते हैं, हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं, एयर प्रेशर कम होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है एट द अल्टीट्यूड ऑफ 8000 फीट और 2500 मीटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में इनमें से कौन से चेंजेस होते हैं। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइयर ऑक्सीजन लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, जो नॉर्मली अपना 21% होता है। दूसरा थीनर एयर विथ लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल। एयर थीन हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी रिड्यूस्ड हो जाता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी इंक्रीज ह्यूमिडिटी एंड लोअर टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम हो जाता है। चौथा थिकर एयर विथ इंक्रीज ऑक्सीजन लेयर। एयर जो है वो थिक हो जाती है और ऑक्सीजन की लेवल भी बढ़ जाती है। अब इसका आंसर तो भाई कोई गलत नहीं करेगा, जनरल साइंस का टॉपिक है, आंसर आपको पता होगा कि भाई जब आप हाइयर अल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, हवा जो है वो थीन हो जाती है और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। यानी नॉर्मली हमें जो 21% ऑक्सीजन मिलता है, आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे उसका परसेंट कम हो जाता है। अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे अप्लाई करो। जनरल साइंस बायोलॉजी का क्वेश्चन है पर लॉजिकली डील करना है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी एग्जाम्स में, पर्टिकुलरली पीएससी की एग्जाम में पकड़ लो कि वहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं, वो लोग भी यूपीएससी वाला पैटर्न कॉपी कर रहे हैं। यूपीएससी में तो लॉजिकल क्वेश्चन ही आते हैं, अब बाकी एग्जाम में भी वही पैटर्न कॉपी किया जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, समझिए और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर लॉजिक से आ जाएगा। क्वेश्चन है हाउ डज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इनिशियली रिस्पॉन्ड टू हायर अल्टीट्यूड। अब दोस्तों यहाँ पे टर्म क्या लिखी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या मानोगे, हमारा हार्ट। ओके, हार्ट। तो दोस्तों जब हम लोग हायर अल्टीट्यूड पे जाएंगे, 2000 या 3000 मीटर की हाइट पर जब जाते हैं, तो हमारे हार्ट में, हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कैसे रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं हायर अल्टीट्यूड की वजह से। तो पहला ऑप्शन है हार्ट रेट कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है हार्ट रेट बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है हमारी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। चौथा ऑप्शन है हमारे ब्लड का फ्लो जो है वो मसल में रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों अभी लॉजिक लगा सकते हो आप कि भाई जब हायर अल्टीट्यूड वाले एरिया में जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई भी रिड्यूस होगा। अब उस रिड्यूस ऑक्सीजन के सप्लाई को कंपनसेट करने के लिए हार्ट क्या करता है, हार्ट बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करता है। तो दोस्तों हायर अल्टीट्यूड में जब जाते हैं तब हमारा हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, और इसका रीज़न ये है कि हार्ट जो है वो हमारी बॉडी की सेल्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना चाहता है, जो नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग है, इसी को भी लॉजिक लगा के बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ
अक्लेमेटाइजेशन इन हाई अल्टीट्यूड। अक्लेमेटाइजेशन को बेस्ट वे क्या होता है डिस्क्राइब करने का। अब अक्लेमेटाइजेशन क्या होता है? तो दोस्तों शुरू में जब हम लोग हायर अल्टीट्यूड एरियाज में जाते हैं तो हमारी बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई हार्ट रेट इंक्रीज होता है, पर अगर आप उस एरिया में बहुत दिन रहते हो तो हमारी बॉडी जो है ना वो हार्ट रेट को या बाकी जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अडाप्ट हो जाती है। उसे हम लोग बोलते हैं अक्लेमेटाइजेशन। तो आप किसी भी नए एरिया में जाते हो तो वहाँ कुछ देर रहने के बाद हमारी बॉडी वहाँ पे अडाप्ट हो जाती है, अक्लेमेटाइजेशन। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है रैपिड अडॉप्शन विदाउट एनी फिजियोलॉजिकल चेंज। बॉडी में शारीरिक परिवर्तन के बिना आप अडाप्ट हो जाते हो और वो भी बहुत रैपिडली। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इमीडिएट इंक्रीज इन ऑक्सीजन सैचुरेशन विदाउट द नीड फॉर अडाप्टेशन। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का अडाप्ट जो सैचुरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? तो हायर अल्टीट्यूड पे वो कम होता है, वो भी बिना किसी इमीडिएट इम्पैक्ट के। फिर तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल चेंजेस टू अडाप्ट टू लोअर ऑक्सीजन लेवल। हमारी बॉडी में शारीरिक परिवर्तन एकदम स्लो ग्रेजुअल तरीके से होता है ताकि वो लोअर ऑक्सीजन लेवल को अडाप्ट कर सके। ये तीसरा ऑप्शन है। अब चौथा ऑप्शन है दोस्तों सडन अडाप्टेशन थ्रू मेडिकेशन ओनली, कि आप मेडिसिन लो, दवाई लो और उससे बॉडी सडनली अडाप्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आता है वो है हमारा ऑप्शन सी, कि ग्रेजुअली फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और हमारी बॉडी जो है वो अक्लेमेटाइज होती है ग्रेजुअली, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से। फिर हमारी बॉडी भी उस लो ऑक्सीजन लेवल और हायर जो अपना लोअर प्रेशर है वो कंडीशंस को अडाप्ट होती है। फिर अभी इसी टॉपिक पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस होते हैं, ओके, क्यों? तो ऑक्सीजन का लेवल जो एयर में कम होता है हायर अल्टीट्यूड पे, तो वो कौन सी चीजें हैं? दोस्तों व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन occur in response to reduce oxygen availability at high altitude। हाई अल्टीट्यूड पे जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती है उसके वजह से कौन से अडाप्टेशंस होते हैं? तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। जो WBC है हमारी बॉडी में उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, जिसे पॉलीसाइथीमिया भी बोलते हैं, कि हमारी बॉडी में RBCs का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, पॉलीसाइथीमिया। तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज कैपिलरी डेंसिटी। हमारी जो कैपिलरीज है, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है, उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। चौथा ऑप्शन है रिड्यूस्ड लंग फंक्शन। हमारे लंग्स का जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का रिलेशन है, तो ऑक्सीजन का रिलेशन किसके साथ होता है भाई? RBC के साथ होगा। RBC में ही तो हीमोग्लोबिन था जिसमें आयरन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो हमारी बॉडी में दोस्तों RBC सेल्स जो है इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इस प्रोसेस का नाम भी आप याद रखोगे, इसे बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया ये कंसर्न कहाँ पे आएगा? हाई एल्टीट्यूड में, जिसमें बॉडी क्या करती है तो हमारे ब्लड में RBC का काउंट जो है वो बढ़ा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सके। यानी इनिशियली हमारा हार्ट रेट बढ़ गया था पर वो कंटिन्यूस तो नहीं रहेगा। जब आप अक्लेमेटाइज हो जाएंगे तो आपका हार्ट रेट नॉर्मल होगा पर ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होगा। क्यों? तो भाई RBC काउंट ब्लड में बढ़ गया है। अब इसी टॉपिक पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंटरेस्टिंग वाला है कि भाई व्हाट चेंज ऑकर इन लंग फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ अक्लेमेटाइजेशन टू हाई एल्टीट्यूड। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हार्ट का पढ़ा था कि भाई हार्ट रेट बढ़ जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप करता है। तो फिर हमारे लंग्स में भी क्या अडाप्टेशन होता है अक्लेमेटाइजेशन के लिए जब आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हो? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों डिक्रीज लंग इफिशिएंसी इन एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन। लंग्स की जो इफिशिएंसी है एयर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की, वो रिड्यूस हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज लंग इफिशिएंसी इन एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन। उनकी इफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एयर से एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट। जब आप रेस्ट पर होते हो तो आपका ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है। चौथा ऑप्शन दोस्तों इंक्रीज लंग वॉल्यूम टू डिक्रीज विथ डिक्रीज ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट डिक्रीज हो जाता है पर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को
अंदर ले सके और उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कि भाई लंग्स की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। एयर में ऑक्सीजन का जो परसेंट है वो तो कम हो गया, तो उसको कंपनसेट हमारा लंग्स कर देते हैं, वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो एक्सट्रैक्ट कर सके एयर से ब्लड में। अब इसी टॉपिक पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर भी आप बताओगे कि भाई हाउ लॉन्ग डज इट जनरली टेक टू अक्लेमेटाइज द अल्टीट्यूड अप टू 8000 फीट, यानी 2500 मीटर की हाइट पर अक्लेमेटाइज होने में हमारी बॉडी को, जैसे हार्ट रेट नॉर्मल होगा, आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, लंग्स इफिशिएंसी बढ़ा लेंगे, ये सारी चीज़ें होने में कितना टाइम लगेगा? कुछ आवर्स, फ्यू डेज और कपल ऑफ वीक्स, 2-4 दिन भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने लगेंगे सेवरल, 4-5 महीने, या फ्यू मिनट्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हमारी बॉडी को वहां पे अक्लेमेटाइज होने के लिए कुछ दिन भी लग सकते हैं या कुछ मंथ भी लग सकते हैं, 1 या 2 महीने। तो इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा जो भी माउंटेनियर्स होते हैं ना, जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते हैं या जो ऐसी हाई पिक्स को माउंट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना बेस कैंप में जाकर 2-2 महीने रहते हैं। वो डायरेक्टली क्लाइंबिंग शुरू नहीं करते, वो उस एरिया में पहुंचकर वहां पे 1-2 महीना बेस कैंप में रहता है ताकि उनकी बॉडी जो है ना उस कंडीशंस को, हाई अल्टीट्यूड के कंडीशंस को, लो एयर प्रेशर को और रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल को अक्लेमेटाइज हो जाए। फिर वो 1-2 महीने बेस कैंप में बिताने के बाद ही क्लाइंबिंग शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों अब इसी टॉपिक से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है भाई कि भाई व्हाट इज अ कॉमन एलिमेंट एक्सपीरियंस बाय पीपल असेंडिंग टू हाई अल्टीट्यूड टू क्विकली कॉल्ड। अब जो लोग डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ने चले जाते हैं या ऐसे हाई पीक को क्लाइंब करने चले जाते हैं बिना बॉडी को अक्लेमेटाइज करे, बिना बेस कैंप में 1-2 महीने स्पेंड करें, तो उन्हें एक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों क्रोनिक माउंटेन डिसीज, दूसरा ऑप्शन है अल्टीट्यूड सिकनेस, तीसरा है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, और चौथा है दोस्तों हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी इडेमा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो लोग बिना अक्लेमेटाइज हुए बहुत जल्दी क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं, उन्हें जो डिसीज होती है उसे बोला जाता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस। एक्यूट माउंटेन सिकनेस। अब दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस ही होंगे, उनके भी आंसर बता दीजिए, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको। तो ये सैटर्न के बारे में न्यूज़ आई थी कि उसकी जो रिंग्स है जो अभी धरती से नहीं दिखेंगी, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगी, यानी शनि। हमें पता है उसकी इमेज कि वहाँ पे उस पर रिंग आती है, अब वो कुछ दिनों के लिए धरती से नहीं दिखेंगी। तो क्या वो एक्चुअल में पूरी तरह गायब हो गई है? तो नहीं दोस्तों, वो एक्चुअल में गायब नहीं हुई है। अर्थ से जो उसका व्यू जो बनता है ना, वो थोड़ा अभी एंगल चेंज हो गया है, जिसके वजह से शनि की जो रिंग्स है वो हमें नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ पे फिर सैटर्न के बारे में कुछ जनरल क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, बेसिक साइंस वाले हैं, जीके वाले भी है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज सैटर्न टेक टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड सन। सूर्य की ओर एक प्रतिमा कंप्लीट करने में सैटर्न को कितने साल लगते हैं अर्थ के हिसाब से? 24.6 अर्थ ईयर, 25.2 अर्थ ईयर्स, 29.4 अर्थ ईयर्स और 30.5 अर्थ ईयर्स। तो दोस्तों शनि को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए उसे लगते हैं 29.4 अर्थ ईयर्स, 29.4। इतने सालों में शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन हाउ मेनी ईयर सैटर्न एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटली लूज इट्स रिंग। अब वो जो शनि की जो फेमस रिंग है ना दोस्तों, जो वाइड, जिनकी विड्थ जो है वो 10 किलोमीटर आती है, वो कुछ सालों के बाद गायब हो जाएगी। क्यों? तो प्लैनेट की जो ग्रेविटी है उस रिंग को कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट कर रही है। तो एक दिन उस रिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट है, आइस और रॉक्स, वो पूरे शनि पर कोलाइड हो जाएंगे और वो रिंग जो है शनि की वो चली जाएगी। अब शनि को जो वो रिंग मिली है ना दोस्तों, सैटर्न को रिंग, वो 100 मिलियन ईयर्स पहले मिली है, उसके पहले उसको रिंग नहीं थी। 100 मिलियंस पहले वो रिंग बनी है और कुछ सालों के बाद वो चली जाएगी। तो कितने सालों के बाद वो कंप्लीटली चली जाएगी?
तो 300 मिलियन साल, 100 मिलियन ईयर्स, 300 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 300 मिलियन ईयर्स। 300 मिलियन सालों में वो जो सैटर्न की रिंग है वो चली जाएगी और 100 ईयर्स अगो ये रिंग जो है ये फॉर्म हुई है। ठीक है, तो रिंग फॉर्मेशन जो हुआ है ना दोस्तों, वो रिंग फॉर्मेशन हुआ है 100 मिलियन ईयर्स अगो, और अब से आगे 300 मिलियन ईयर्स में वो रिंग जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, यानी सैटर्न से उसका जो ट्रेडमार्क रिंग है वो चला जाएगा। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि भाई व्हाट इज द नेम ऑफ नासा स्पेसक्राफ्ट दैट रिवील्ड इंफॉर्मेशन अबाउट सैटर्न्स रिंग। नासा के उस स्पेसक्राफ्ट मिशन के बारे में बताइए जिसने शनि की वो जो रिंग है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कैसिनी, दूसरा ऑप्शन है वोयेजर, तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो और चौथा ऑप्शन है हबल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कैसिनी। कैसिनी ये नासा का स्पेसक्राफ्ट था जिसने सैटर्न को स्टडी करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन सेंड की थी और जिससे हमें उस रिंग फॉर्मेशन के बारे में भी पता चला था। तो दोस्तों इसी के बारे में और एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग वाला है, आंसर आपको पता होगा। व्हाट वाज द प्राइमरी मटेरियल कंपोजिशन ऑफ सैटर्न्स रिंग अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम नासाज कैसिनी स्पेसक्राफ्ट। अब वो जो सैटर्न की जो रिंग है वो किससे बनी है, वहां पे कौन सा मटेरियल पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आयरन या निकेल, दूसरा ऑप्शन है सिलिकेट रॉक एंड डस्ट, चौथा ऑप्शन है आइस एंड रॉक और पांचवा ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वहां वो जो रिंग आप देखते हो ना सैटर्न की, जो 300 सालों में डिसअपियर हो जाएगी, जो 100 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी, वो आइस और रॉक से बनी है और वहां पे रॉक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है और आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये सेशन कैसे लगा, क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी लगी, और अगर आपकी कुछ सजेशन या इम्प्रूवमेंट्स होंगे तो आप प्लीज़ टाइप करके बता सकते हो। और आज के इस सेशन की जो फाइल है, ये जो सारे क्वेश्चंस जो है इनकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, प्रफुल के _science and tech। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ पे बनाए हैं वो सारे के सारे जो मैं डेली करंट अफेयर शेयर करता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसके बेसिस पर ही है। तो दोस्तों अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो और आप रेगुलर मेरे द्वारा शेयर किया हुआ करंट अफेयर पढ़ते हो तो नेक्स्ट वीक से इस सेशन के सारे क्वेश्चंस के आंसर ना आप इजीली दे पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ कमेंट करके अपना अप्रिसिएशन बता सकते हैं, कुछ सजेशंस भी बता सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अगले वीक फिर मिलेंगे इसी तरह से साइंस टेक का करंट अफेयर लेके। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।